अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज एडेड टू मेक द सीक्वेंस। नीचे हमें कुछ नंबर्स के सीक्वेंस दिए गए हैं। ये जो सीक्वेंस बन रहा है इसमें कोई खास नंबर ऐड किया जा रहा है, तो हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसको इस सीक्वेंस में ऐड किया जा रहा है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। हमें ये नंबर सीक्वेंस दी गई है 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन, ठीक है। और हमने वो नंबर फाइंड करना है जो कि इस सीक्वेंस में ऐड किया जा रहा है, ठीक है, जिस बेस पे ये सीक्वेंस बन रही है। तो ये देखिए, अगर हम नोटिस करें 4 में अगर 4 ऐड किया जाए तो 8 बन जाता है, 8 में अगर 4 ऐड किया जाए तो 12 बन जाता है। इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस बन रही है इसमें पिछली टर्म में 4 ऐड किया जा रहा है तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल रही है, यानी कि इसमें 4 ऐड किया जा रहा है, जो नंबर है वो 4 है जिस बेस पे ये सीक्वेंस बन रही है। लेकिन ये तो सिंपल सीक्वेंस है, तो हमें मालूम पड़ गया कि इसमें कौन सा नंबर ऐड किया जा रहा है। जब मुश्किल सीक्वेंस आएगी तो वहाँ पे हम इस तरह नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसका जो प्रॉपर तरीका है फाइंड आउट करने का, हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म। ये है सेकेंड टर्म हमारे पास 8 है, माइनस फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4, 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है वो 4 है जो कि ऐड किए जा रहा है और ये सीक्वेंस हमें मिल रही है। तो हम लिखेंगे सो 4 इज एडिड। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा कि 4 है वो नंबर जो कि इस सीक्वेंस में ऐड किया जा रहा है और हमें ये सीक्वेंस मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। हमें ये सीक्वेंस दी गई है, हमने वो नंबर फाइंड करना है जिस बेस पे ये सीक्वेंस बन रही है, ठीक है। तो अगर हम नोटिस करें तो ये फर्स्ट जो टर्म है इसमें 12 है, अगर 12 में 5 ऐड करें तो 17 मिल जाता है, 17 में 5 ऐड करें तो 22 मिल जाता है। इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस में 5 ऐड किया जा रहा है और ये सीक्वेंस उससे बन रही है। तो लेकिन हम इसको प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आगे जब कम्प्लेक्स सीक्वेंस आएगी, मुश्किल सीक्वेंस आएगी, तो वहाँ पे फिर हम इस तरह नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है 17, माइनस फर्स्ट टर्म कौन सी है 12, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि 5 वो नंबर है जो कि इस सीक्वेंस में ऐड किया जा रहा है, तो उससे हमें ये सीक्वेंस मिल रही है। तो हम लिखेंगे सो 5 इज एडेड, ठीक है। ये सॉल्यूशन पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। हमें ये सीक्वेंस दी गई है और हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है जो कि जिस बेस पे ये सीक्वेंस बन रही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारे पास है 34, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 28, माइनस करेंगे 34 में से 28 माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 6, यानी कि 6 वो नंबर है जो जो कि इस सीक्वेंस में ऐड किया जा रहा है, तो ये सीक्वेंस हमें मिल रही है, ठीक है। सो हम लिखेंगे सो 6 इज एडेड, कि 6 वो नंबर है जिसको कि ऐड किया जा रहा है और ये सीक्वेंस हमें मिल रही है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। हमें ये सीक्वेंस दी गई है और हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है जो कि जिस बेस पे ये सीक्वेंस बन रही है। तो हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, इसकी सेकेंड टर्म ये सीक्वेंस में ये है 106 है,
और इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है, 101 है। तो 106 में से जब 101 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो 5 वो नंबर है जो कि इस सीक्वेंस में ऐड किया जा रहा है और ये सीक्वेंस बन रही है, ठीक है। देखें 101 में 5 ऐड करें तो 106 मिल जाएगा, 106 में 5 ऐड करें तो 1111 मिल जाएगा, और 111 में अगर ऐड करेंगे 5 तो 116 हो जाएगा। इस तरह 116 में अगर 5 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, 121 होगी, इस तरह सो ऑन। तो 5 जो है वो नंबर है, सो हम लिखेंगे सो 5 इज एडेड। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 का। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट नंबर इज मल्टीप्लाइड टू मेक द सीक्वेंस। ठीक है, ये नीचे कुछ सीक्वेंसेस दी गई हैं, तो हर सीक्वेंस में पहले नंबर को किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरा नंबर हासिल किया जा रहा है। तो हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसको के मल्टीप्लाई करके ये सीक्वेंस बनाई जा रही है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। हमें ये सीक्वेंस दी गई है 3, 6, 12, 24 एंड सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस बन रही है इसमें जो पहली टर्म है उसके साथ किसी खास नंबर को मल्टीप्लाई करके दूसरी टर्म हासिल की गई है, फिर दूसरी टर्म के साथ वही वाला नंबर मल्टीप्लाई करके तीसरी टर्म बन गई है, ठीक है, तीसरी टर्म हासिल की गई है। इस तरह इस बेस पे ये सीक्वेंस बनी है। तो हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसको के इस सीक्वेंस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है और ये सीक्वेंस बन रही है। तो हम लिखेंगे द रेशो between second term and first term is equal to, हम रेशो निकालेंगे सेकंड टर्म में, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के दरमियान में, यानी कि हम सेकंड टर्म पे डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये 2 वो नंबर है। देखें ये अब 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, 6 से 2 को मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें 12 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाएगा। यानी कि वो 2 वो नंबर है जिससे के इस सीक्वेंस के टर्म को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उससे नेक्स्ट वाली टर्म बन जाती है। तो हम लिखेंगे सो 2 इज मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। हमें ये सीक्वेंस दी गई है, इस सीक्वेंस में जो पिछली टर्म है उसको किसी ख़ास नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो उसके बाद हमें नेक्स्ट टर्म मिलती है। ठीक है, तो हमने वो पर्टिकुलर नंबर फाइंड करना है जिससे कि मल्टीप्लाई किया जा रहा है इस सीक्वेंस के नंबर्स को। तो हम लिखेंगे द रेशो बिटवीन second term and first term। तो इसकी सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के दरमियान जो हम रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो सेकंड टर्म है यानी कि 10, उस पर हम डिवाइड कर देंगे फर्स्ट टर्म को यानी कि 5 को, तो ये आ जाएगा 5 जो है 10 को डिवाइड कर देगा 2 टाइम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो देखें ये 2 वो नंबर है जिसको कि इस सीक्वेंस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ये सीक्वेंस बन रही है। 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो 10 बन जाता है, 10 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें 20 बन जाता है, 20 से 2 मल्टीप्लाई करें 40 बन जाता है। तो हम लिखेंगे सो 2 इज मल्टीप्लाई। ठीक है, ये सॉल्यूशन पार्ट 2 क्वेश्चन 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। हमें ये सीक्वेंस दी गई है, ये जो सीक्वेंस है इसमें जो पहली टर्म है उसको किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो उसके बाद हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। इस टर्म को फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो फिर हमें ये वाली टर्म मिल रही है। तो हमने फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा नंबर है जिससे कि इसकी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ये सीक्वेंस बन रही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे द रेशो between second term and first term is equal to। तो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के दरमियान रेशो निकालने के लिए हम इसके जो सेकंड टर्म है उस पर फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे। तो इसमें जो सेकंड टर्म है वो क्या है, 18 है,
फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, 6 है, तो जब 6 से 18 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो देखें 3 ये वो नंबर है जिससे कि इसकी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ये सीक्वेंस बन रही है। देखें 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18 बन जाता है, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें 54 बन जाता है, 54 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 162 बन जाता है। इस तरह ये सीक्वेंस बनती जा रही है। तो हम लिखेंगे सो 3 इज़ मल्टीप्लाइड, यानी कि वो जो नंबर है जिससे कि इसकी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा वो है 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, हमें ये सीक्वेंस दी गई है। तो ये जो सीक्वेंस है इसमें किसी ख़ास नंबर को इसकी पहली टर्म से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो हमें जो उसके बाद जो सेकंड वाली टर्म है वो मिली। फिर सेम नंबर को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया गया तो हमें ये तीसरी टर्म मिली। तो हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसको कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये सीक्वेंस हमें मिल रही है। तो हम लिखेंगे द रेशो बिटवीन सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू। इसमें सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के दरमियान रेशो निकालने के लिए हमें सेकेंड टर्म पे जो कि 14 है इस पे हमें डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म को जो कि है 7। तो जब 7 को 14 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो देखें 2 वो नंबर है जिसको कि इस सीक्वेंस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है। देखें 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14 बन जाएगा, 14 से मल्टीप्लाई करें 2 को तो 28 बन जाएगा, अब 2 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो 56 बन जाता है, यानी कि 2 वो रिक्वायर्ड नंबर है। तो हम लिखेंगे सो 2 इज मल्टीप्लाइड। ये है सॉल्यूशन पार्ट 4 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज द फर्स्ट 3 टर्म इन द पैटर्न टू फाइंड द रूल। ये नीचे 2 पार्ट्स हैं, इसमें 3 टर्म दी गई हैं। तो हमने 3 टर्म्स की बेस पे इस सीक्वेंस के लिए रूल सेट करना है कि किस रूल पे ये सीक्वेंस बन रही है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। हमें ये एक सीक्वेंस पैटर्न में 3 टर्म्स दी गई हैं। तो हमने इन 3 टर्म्स की बेस पे रूल फाइंड करना है कि ये जो सीक्वेंस है वो किस बेस पे बन रही है। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि ये जो इसकी पहली टर्म है ये A1 है, जो दूसरी टर्म है वो A2 है और तीसरी टर्म जो है वो A3 है। तो हम लिखेंगे A2 माइनस A1, यानी कि जो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगा 5, और A3 यानी कि ये जो तीसरी टर्म में ये माइनस करें, इसमें से माइनस करें A2 को, यानी कि ये सेकेंड वाली टर्म को, तो 62 माइनस 57 करें तो ये आ जाएगा 5। इसका मतलब है कि इसकी पिछली टर्म में 5 ऐड किया जा रहा है तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। 52 में 5 ऐड करें तो 57 हो जाता है, 57 में 5 ऐड करें 62 हो जाएगा। इसी तरह ये सो ऑन, ये एक सीक्वेंस हमारी चलती जाएगी। तो इसका रूल फिर क्या हो गया, so rule is adding 5, यानी कि ये जो सीक्वेंस है इसमें पिछली टर्म में 5 को ऐड किया जा रहा है तो उस बेस पे नेक्स्ट टर्म बनती जा रही है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। हमें ये एक सीक्वेंस पैटर्न की पहली 3 टर्म्स बताई गई हैं और हमने इसके लिए वो रूल फाइंड करना है जिस बेस पे ये सीक्वेंस बन रही है। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि ये जो पहली टर्म है ये A1 है, दूसरी वाली टर्म A2 है और तीसरी वाली टर्म A3 है। तो हम लिखेंगे A2 माइनस A1। हम जो इसकी दूसरी वाली टर्म में से माइनस कर रहे हैं पहली वाली टर्म को, तो दूसरी वाली टर्म क्या है 85 है, माइनस करेंगे पहली वाली टर्म 78 को तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, अब हम इसकी तीसरी वाली टर्म यानी कि A3 में से माइनस करेंगे दूसरी वाली टर्म A2 को, तो तीसरी वाली टर्म इसकी क्या है 92 है, माइनस करेंगे 85 को तो ये आ जाएगा 7। तो इसका मतलब है कि 7
वो नंबर है जिसको कि इसकी पिछली टर्म ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म बनती है। देखें 78 में 7 ऐड करें 85 बन गया, 85 में 7 ऐड करें 92 बन जाएगा। इस तरह ये सीक्वेंस बनती जाएगी। तो इस सीक्वेंस के लिए जो रूल होगा वो हम लिखेंगे, सो रूल इज एडिंग 7, यानी कि 7 को जब इसकी पिछली टर्म ऐड करेंगे तो हमें इस सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म मिलेगी और ये सीक्वेंस बनती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज द पैटर्न रूल टू मेक द पैटर्न। ये नीचे दो पार्ट्स में हमें पैटर्न रूल बताए गए हैं सीक्वेंस बनाने के लिए। तो हमने इन रूल्स की बेसिस पे सीक्वेंस का पैटर्न क्रिएट करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। हमें ये एक पैटर्न रूल दिया गया है, इस बेस पे हमने सीक्वेंस बनानी है। रूल क्या है? स्टार्ट एट 8, हमने 8 से स्टार्ट करना है एंड 8 2 ईच टाइम, और उसकी जो नेक्स्ट टर्म लेने के लिए हर दफ़ा हमने 2 को 8 करना है। ठीक है, देखिए अगर हम लिखें कि A1 जो पहली टर्म है वो है 8, क्योंकि हमने 8 से स्टार्ट करना है। तो अब दूसरी टर्म लेने के लिए, दूसरी टर्म फाइंड आउट करने के लिए, यानी A2 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, A1 में ऐड करेंगे 2 को, ये हमें कहा जा रहा है। तो A1 हमारे पास क्या है, 8 है, प्लस 2 ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब तीसरी टर्म लेने के लिए हम क्या करेंगे, A3, तो हम जो A2 है उसमें ऐड करेंगे 2 को। ठीक है, इस रूल के मुताबिक। तो A2 हमारे पास क्या था, 10 है, और उसमें 2 ऐड करें तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर हम इसकी फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना चाहें तो हम A3 में ऐड करेंगे 2 को। तो A3 हमारे पास क्या था, 12 है, प्लस 2 को ऐड करें 14। सो हमारे पास जो सीक्वेंस बन रही है वो होगी 8 10 12 14। सो द सीक्वेंस will be 8 10 12 14 एंड सो ऑन। ठीक है, ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। हमें ये पैटर्न रूल दिया गया है, इस रूल की बेस पे हमने सीक्वेंस बनानी है कि हमने स्टार्ट करना है 3 से, और हर नई टर्म के लिए हमें जो पिछली टर्म में उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखें जो पहली टर्म हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, A से करना है। तो हमारे पास जो पहली टर्म होगी A1 होगी 3। ठीक है, अब A2 जो दूसरी टर्म लेने के लिए हम इस रूल के मुताबिक क्या करेंगे, जो पिछली टर्म है यानी कि A1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें A1 हमारे पास क्या है, 3 है, मल्टीप्लाइड बाई 2 ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म लेने के लिए यानी कि A3 हम लेने के लिए क्या करेंगे, हम A2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से इस रूल के मुताबिक। तो A2 हमारे पास क्या आया था, 6 है, मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट टर्म लेने के लिए यानी कि 4 फाइंड आउट करने के लिए हम A3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो A3 हमारे पास क्या है, 12 है, मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो जाएगा 24। तो जो हमारे पास सीक्वेंस बन रही है वो 3 6 12 24 इस तरह बन रही है। तो हम लिखेंगे सो द सीक्वेंस विल बी 3 6 12 24 एंड सो ऑन। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीक्वेंसेस। ये नीचे कुछ सीक्वेंसेस दी गई हैं, इसमें कुछ टर्म्स मिसिंग है, तो हमने ये मिसिंग टर्म्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है। हमें ये सीक्वेंस दी गई है, इसमें कुछ मिसिंग टर्म्स है वो हमने लिखनी है। तो अगर आप देखें ये फर्स्ट टर्म में अगर 3 ऐड करें तो 10 बन जाता है, 10 में 3 ऐड करें 13 बन जाता है। इसका मतलब है कि इसमें 3 को ऐड किया जा रहा है इस सीक्वेंस में। तो हम लिखेंगे 7 10 13, उसके बाद 13 में 3 ऐड करें तो 16, 16 में 3 ऐड करें तो 19, 19 में 3 ऐड करें तो 22, और फिर आ जाएगा 25। यह है सॉल्यूशन पार्ट 1 का।
जी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। हमें ये सीक्वेंस दी गई है, इसमें कुछ टर्म्स मिसिंग है, तो हमने ये मिसिंग टर्म जो है वो लिखनी है। तो इसमें देखें, पिछले टर्म में ये अगर 6 में 6 ऐड करें 12 बन जाएगा, 12 में 6 करें ऐड करें तो 18 बन जाएगा। इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस में 6 को ऐड किया जा रहा है, तो हम लिखेंगे 6 12 18। तो उसके बाद आ जाएगा 6 अगर ऐड करेंगे तो 24, 24 में 6 ऐड करेंगे तो 30, 38 30 में 6 ऐड करेंगे तो 36, और आखिर में आ जाएगा 42। ये है सोल्यूशन पार्ट 2 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है। हमें ये सीक्वेंस दी गई है, इसमें कुछ टर्म मिसिंग है, तो हमने ये मिसिंग टर्म लिखनी है। इसमें अगर आप देखें, ये पिछली टर्म में से अगर 3 माइनस करें तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल रही है। 23 में से 3 माइनस करें 20 मिल जाता है, 20 में से 3 माइनस करें 17 मिल जाता है। इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस में 3 को माइनस किया जा रहा है, तो हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे 23, उसके बाद 20, उसके बाद 17। अब 17 में से 3 माइनस करें तो 14, 14 में से 3 माइनस करें 11, 11 में से 3 माइनस करें तो 8, और आखिर में आ जाएगा 5। ये है सोल्यूशन पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है। हमें ये सीक्वेंस दी गई है, इसमें ये कुछ टर्म मिसिंग है, तो हमने ये मिसिंग टर्म्स लिखनी है। तो इसमें अगर आप नोटिस करें, ये पिछली टर्म में से अगर 2 माइनस करें तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल रही है। 98 में से 2 माइनस करें 96 मिल जाता है, 96 में से 2 माइनस करें 94 मिल जाता है। इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस में 2 को माइनस किया जा रहा है, तो हम लिखेंगे 98 96 94। अब 94 में से 2 माइनस करें तो 92, 92 में से 2 माइनस करें तो 90, और 90 में से 2 माइनस करें तो 88, और ये आखिर में आ जाएगा 86। ये सॉल्यूशन पार्ट 4 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस। ये हमें कुछ नंबर सीक्वेंस दी गई हैं, तो हमने इनके लिए जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी कि किस बेसिस पे ये सीक्वेंस बन रही हैं, हमने वो जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है। हमें ये सीक्वेंस दी गई है और हमें इसके लिए जनरल टर्म को फाइंड करना है, यानी कि किस बेस पे ये सीक्वेंस बन रही है। तो जनरल टर्म फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है, हम लिखेंगे सॉल्यूशन इसका। तो हम फार्मूला लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला होता है जनरल टर्म फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारे पास जो ए वन है वो क्या है, जो पहली टर्म में सीक्वेंस में, यानी कि 6। ठीक है, और डिफरेंस डी है फॉर डिफरेंस, यानी कि जो इस सीक्वेंस की टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है। तो अगर ये हमारे पास ए वन है और ये ए टू है, तो हम अगर ए टू माइनस ए वन का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये 13 माइनस 6 हो जाएगा 7। तो डी हमारे पास आ जाएगा 7। तो अब हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए वन की जगह हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस, और n माइनस वन हम ऐसे ही लिख देंगे, और d की जगह हमारे पास आ जाएगा 7। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये ए एन, अब जी 6 प्लस 7n से मल्टीप्लाई होके 7n हो जाएगा, और माइनस वन से मल्टीप्लाई होके -7 हो जाएगा। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 7n माइनस 7 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 7n माइनस 7 प्लस 6 हम लिख सकते हैं। तो अब इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 7n, और यहाँ पे 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और साइन जो है बड़ी वैल्यू का लगेगा, यानी माइनस लगेगा। तो ये है जनरल टर्म इस सीक्वेंस के लिए। ये है सॉल्यूशन पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 6 का। जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है। हमें ये सीक्वेंस दी गई है, इसके लिए हमें जनरल टर्म को फाइंड आउट करना है। तो जनरल टर्म फाइंड करने का फार्मूला है हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए वन क्या है, ए वन है जो इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, यानी कि 5। ठीक है, तो डी जो है वो डिफरेंस बिटवीन टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये सेकेंड टर्म ए टू है और फर्स्ट टर्म ए वन है, तो हम ए टू माइनस ए वन अगर करें तो ये हमें डी मिल जाएगा। ए टू क्या है, 7 है, और ए वन क्या है, 5 है, माइनस करें तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। डी हमारे पास 2 आ गया।
अब हम ये वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करेंगे। हम लिखेंगे an इज़ इक्वल टू a1 की जगह हम पुट कर देंगे 5 को, प्लस n-1 ऐसे ही लिखेंगे, और d की जगह हम पुट कर देंगे 2 को। तो इसको अब फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 5 प्लस 2 जो है n के साथ मल्टीप्लाई होकर 2n हो जाएगा, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -2 बन जाएगा। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आ जाएगा 5 प्लस 2n-2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2n-2 प्लस 5 लिख सकते हैं, और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2n, और 5 में से 2 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास +3 रह जाएगा। ये है जनरल टर्म इस सीक्वेंस के लिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है। हमें ये सीक्वेंस दी गई है, इसके लिए हमने जनरल टर्म को फाइंड करना है। तो जनरल टर्म के फाइंड करने का फार्मूला है an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो जो a1 है वो जो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म होती है वो है, यानी कि a1 होगा 4, ठीक है। और d जो है, d सीक्वेंस की टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है उसको शो करता है। तो ये अगर हमारा ये फर्स्ट टर्म अगर हम a1 से शो करें और सेकंड टर्म को a2 से शो करें, तो a2 माइनस a1 में जो डिफरेंस आएगा, यानी कि 9 - 4, ये हो जाएगा 5, ये हमारा आ गया d। तो अब ये वैल्यू जो है हमने पुट करनी है फॉर्मूले में। हम लिखेंगे an इज़ इक्वल टू a1 की जगह आ जाएगा 4 प्लस n-1 ऐसे ही आ जाएगा, और d की जगह आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा an इज़ इक्वल टू 4 प्लस 5n के साथ मल्टीप्लाई होके 5n हो जाएगा, और -1 के साथ मल्टीप्लाई होके -5 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा an इज़ इक्वल टू 4 प्लस 5n-5 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5n-5 प्लस 4, तो ये हो जाएगा an 5n। तो ये 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू को लगेगा, तो ये आ जाएगा -1। तो ये हमने जनरल टर्म फाइंड आउट कर लिया है इस सीक्वेंस के लिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4 है। हमें ये सीक्वेंस दी गई है, इसके लिए हमने जनरल टर्म को फाइंड आउट करना है। तो जनरल टर्म फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो हमारे पास a1 क्या है, a1 जो सीक्वेंस में जो पहली टर्म होती है वो है, तो ये a1 इक्वल हो जाएगा 2 के, ठीक है। और d क्या है, d होता है डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। जो सीक्वेंस की जो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको d से शो किया जाता है। तो अगर ये हमारा a1 है और ये दूसरी वाली टर्म अगर a2 है, तो अगर हम a2 माइनस a1 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 - 2, तो ये डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 10। तो d आ गया हमारे पास 10। तो अब हम ये वैल्यूज फार्मूले में पुट करेंगे। हम लिखेंगे an इज़ इक्वल टू a1 की जगह आ जाएगा 2 प्लस n-1 ऐसे ही आ जाएगा, और d की जगह आ जाएगा 10। तो ये हो जाएगा an 2 प्लस 10 n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10n हो जाएगा, और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -10 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा an 2 प्लस 10n -10, और इसको हम लिख सकते हैं 10n -10 प्लस 2 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 10n। और अब 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बैलेंस 8, लेकिन साइन हम लगाएंगे माइनस का क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, तो ये आ जाएगा 8। तो ये हमने जनरल टर्म फाइंड आउट कर ली है इस सीक्वेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड 30th टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग जनरल टर्म। ये हमें कुछ जनरल टर्म दी गई हैं सीक्वेंसेस बनाने के लिए, तो हमने ये जनरल टर्म यूज करते हुए 30th टर्म फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है। हमें ये एक जनरल टर्म दी गई है और हमसे कहा जा रहा है कि हमने 30th टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे an 2n + 1, ठीक है, ये हमने लिखा।
तो 30th टर्म का मतलब है कि n जो है हमारे पास होगा 30, ठीक है। तो अब ये जो n की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, हम लिखेंगे a30, यानी कि हम 30th टर्म फाइंड आउट करने लगे हैं। और ये आ जाएगा 2 इंटू 30 प्लस 1, तो 2 इंटू 30 क्या हो जाएगा 60 प्लस 1, और ये हो जाएगा a30 इज इक्वल टू 61। तो इस जनरल टर्म के बेस पे जो सीक्वेंस बनेगी उसमें जो 30th टर्म होगी वो होगी 61। ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 है। हमें ये जनरल टर्म एक दी गई है an इज इक्वल टू 3n+1, ठीक है। इसकी बेस पे एक सीक्वेंस बन रही है, तो हमने 30th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले ये जो जनरल टर्म है वो लिखेंगे, हम लिखेंगे an इज इक्वल टू 3n+4, ठीक है। अब 30th टर्म का मतलब है कि n जो है हमारे पास है 30, ठीक। तो अब ये n की वैल्यू पुट करेंगे हम इस जनरल टर्म में, हम लिखेंगे a30, यानी कि हम 30th टर्म फाइंड करने लगे हैं, इज इक्वल टू 3 इंटू एन की जगह आ जाएगा 30 प्लस 4, तो 3 इंटू 30 क्या हो जाएगा 90 प्लस 4, और ये हो जाएगा a30 इज इक्वल टू 94। तो इस जनरल टर्म की बेस पे जो सीक्वेंस बनेगी उसमें जो 30th टर्म होगी, जो 30वें नंबर पे जो टर्म आएगी वो होगी 94। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 है। हमें ये जनरल टर्म दी गई है an इज इक्वल टू 5n-2। तो हमने फाइंड आउट करना है 30th टर्म को, ठीक है। इस जनरल टर्म की बेस पे जो सीक्वेंस बनेगी उसकी जो 30th टर्म होगी, जो 30वें नंबर पे जो टर्म आएगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन, पहले हम ये जनरल टर्म लिखते हैं an इज इक्वल टू 5n-2। अब हमने कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है 30, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास होगी 30, ठीक है। तो अब इस जनरल टर्म की जो इक्वेशन है इसमें हम ये n की वैल्यू पुट करेंगे, हम लिखेंगे a30, यानी कि हम फाइंड आउट करने लगे हैं 30th टर्म, इज इक्वल टू 5 इंटू 30-2। तो ये हो जाएगा a30 इज इक्वल टू 5 इंटू 30 क्या हो जाएगा 150-2, और a30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 148। तो ये है 30th टर्म, यानी कि इस जनरल टर्म की बेस पे जो सीक्वेंस बनेगी उसमें जो 30th टर्म होगी, जो 30वें नंबर पे जो टर्म आएगी उसकी वैल्यू होगी 148। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4 है। हमें ये जनरल टर्म दी गई है an इज इक्वल टू 3/2n+1, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट करनी है 30th टर्म, यानी कि इस जनरल टर्म की बेस पे जो सीक्वेंस बनेगी उसमें जो 30th नंबर पे जो टर्म होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम ये जनरल टर्म लिखेंगे, हम लिखेंगे an इज इक्वल टू 3/2n+1, ठीक हो गया। अब हमने कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है 30th, यानी कि n होगा 30, ठीक है। तो अब ये 30 की, तो अब ये n की वैल्यू हम पुट करेंगे इस जनरल टर्म की इक्वेशन में, ये आ जाएगा a और n की जगह आ जाएगा 30, यानी कि हम 30th टर्म फाइंड करने लगे हैं। ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 30 प्लस 1, ठीक है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ये a30 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 30 क्या हो जाएगा 60 प्लस 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा a30 इज इक्वल टू 3/61, 60 प्लस 1 61 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है 30th टर्म, यानी कि इस जनरल टर्म की बेस पे जो सीक्वेंस बनेगी उसमें जो 30th नंबर पे टर्म की वैल्यू होगी वो होगी 3/61। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 4 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, द जनरल टर्म्स ऑफ द नंबर सीक्वेंस आर गिवन। नीचे कुछ नंबर सीक्वेंस की जनरल टर्म्स दी गई हैं, तो हमने क्या करना है, लिस्ट द फर्स्ट 4 टर्म्स फॉर ईच सीक्वेंसेस। हमने इन जनरल टर्म्स की बेसिस पे पहली 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है हर सीक्वेंस के लिए।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 है। हमें ये जनरल टर्म दी गई है, तो हमने इस जनरल टर्म की बेस पे जो सीक्वेंस बनेगा उसकी पहली 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम ये जनरल टर्म पहले लिखेंगे। ए एन इज इक्वल टू 3n+5। ठीक हो गया। अब पहली 4 टर्म का मतलब यह है कि हम n 1 2 3 और 4 तक हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले हम n1 के लिए फाइंड आउट करेंगे। n1 की वैल्यू पुट करेंगे इस जनरल टर्म में। ये हो जाएगी a1 इज इक्वल टू 3 × 1 + 5। ये हो जाएगा 3 × 1 3 + 5। अब ये हो जाएगा 3 + 5 8। ये पहली टर्म आ गई। अब n2 फाइंड करेंगे, तो ये a2 हो जाएगा। अब 3 और n की जगह 2 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो 3 × 6 + 5 इज इक्वल टू 11। अब n3 फाइंड आउट करेंगे। तीसरी टर्म में फाइंड आउट करने लगे हम। तो a3 इज इक्वल टू 3 और n की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 3 से +5। तो 3 3 9 +5 इज इक्वल टू 14। और अब फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे, यानी कि लास्ट टर्म। तो n4 करेंगे तो यहाँ पे a4 हो जाएगा। 3 × n की जगह जो n की वैल्यू आ जाएगी 4 + 5। तो 3 4 12 + 5 ये हो जाएगा 17। तो ये हमने फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट कर लिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ये जो हमें गिवन जनरल टर्म है, इसकी बेस पे हमने पहली 4 टर्म फाइंड आउट कर ली हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 है। हमें ये जनरल टर्म दी गई है, तो हमने इस जनरल टर्म की बेस पे जो सीक्वेंस बनेगी उसके फर्स्ट 4 टर्म हमने फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम ये जनरल टर्म लिखते हैं। ये हो जाएगा an इज इक्वल टू 8n+2। अब हमने इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी कि हम n की वैल्यू रखेंगे 1। तो यहाँ पे अब n की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 8 × n की वैल्यू आ जाएगी 1 + 2। तो ये हो जाएगा 8 × 1 8 + 2 ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये हमने पहली टर्म फाइंड आउट कर ली है। दूसरी टर्म फाइंड करेंगे, तो हम n की वैल्यू रखेंगे 2। अब यहाँ पर जब n की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा a2 और ये हो जाएगा 8 × n की वैल्यू आ जाएगी 2 + 2। तो 8 × 2 हो जाएगा 16 + 2 ये हो जाएगा 18। दूसरी टर्म हमने फाइंड आउट कर ली, ये है 18। अब तीसरी टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम n की वैल्यू रखेंगे 3। तो अब n की वैल्यू जब पुट करेंगे, ये हो जाएगा a3 इज इक्वल टू 8 × n की वैल्यू आ जाएगी 3 + 2। तो ये हो जाएगा 8 × 3 हो जाएगा 24 + 2। तो ये हो जाएगा 26। ये हमने थर्ड टर्म फाइंड आउट कर ली है। और ये हमने थर्ड टर्म फाइंड आउट कर ली है। और फोर्थ टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम n की वैल्यू रखेंगे 4। तो ये हो जाएगा a4 इज इक्वल टू 8 × n की वैल्यू आ जाएगी 4 + 2। तो 8 × 4 हो जाएगा 32 + 2 ये हो जाएगा 34। तो ये हमने इस जनरल टर्म की बेस पे जो सीक्वेंस बनेगी उसकी पहली 4 टर्म हमने फाइंड आउट कर ली है। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 है। हमें ये जनरल टर्म दी गई है और इसकी बेस पे जो सीक्वेंस बनेगी उसकी हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम पहले ये जनरल टर्म लिखेंगे। an इज इक्वल टू 5n² + 1। ठीक है, तो अब हमने इसकी फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हम पहली टर्म फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे n1। तो ये a1 हो जाएगा और 5 × n की जगह आ जाएगा 1² + 1 ये हो जाएगा 5 × 1 + 1 और ये हो जाएगा 5, क्योंकि 1 × 5 5 हो जाएगा +1 तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये हमने इसकी पहली टर्म फाइंड आउट कर ली है। अब सेकंड टर्म फाइंड करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 2 और ये a2 हो जाएगा 5
इंटू, अब n की जगह वैल्यू आ जाएगी 2 पावर 2 प्लस 1, तो ये 5 इंटू 2 टू द 4 हो जाता है प्लस 1, तो 5 इंटू 4 हो जाएगा 20 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, ये सेकंड टर्म आ गई। अब थर्ड टर्म के लिए हम n की वैल्यू लेंगे 3, तो ये हो जाएगा a3, ये हो जाएगा 5 और n की वैल्यू आ जाएगी 3 पावर 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 पावर 2 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाता है प्लस 1, तो 9 5 द 45 प्लस 1, 45 प्लस 1 हो जाएगा 46। ये इसकी थर्ड टर्म हमने फाइंड आउट कर ली है। अब फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे तो n 4 आ जाएगा, तो ये a 4 होगा इज इक्वल टू 5 इंटू n की वैल्यू आ जाएगी 4 स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस 1, तो 16 इंटू 5 क्या हो जाएगा 80 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 81। ये हमने इसकी फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 4 है। हमें ये जनरल टर्म दी गई है और इसकी बेस पे जो सीक्वेंस बनेगी उसकी हमने फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले ये जनरल टर्म लिखेंगे, हम लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू 4n प्लस 12। ठीक हो गया। अब हमने इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी कि n की वैल्यू होगी 1, तो a1 इज इक्वल टू 4 इंटू n की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 12, तो ये 4 इंटू 1 हो जाएगा 4 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 16। ये हमने इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड कर ली है। अब सेकंड टर्म के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 4 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी प्लस 12 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 8 प्लस 12, तो 8 प्लस 12 होगा 20। ये सेकंड टर्म हमने फाइंड की है। अब थर्ड टर्म फाइंड करेंगे तो n की वैल्यू हम लेंगे 3, तो ये हो जाएगा a3 इज इक्वल टू 4 इंटू, अब n की वैल्यू क्या है 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 हो जाएगा 12 प्लस 12, ये हो जाएगा 24। ये हमने थर्ड टर्म फाइंड कर ली है और फोर्थ टर्म के लिए हम n की वैल्यू रखेंगे 4, तो ये हो जाएगा a4 इज इक्वल टू 4 इंटू, अब n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 हो जाएगी प्लस 12, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 28। तो ये हमने इस जनरल टर्म की बेस पे जो सीक्वेंस बनेगी उसकी हमने फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ प्लांट दैट इज 17 सेंटीमीटर टॉल ग्रोस 2 सेंटीमीटर ईच वीक। के एक पौधा है जिसकी हाइट 17 सेंटीमीटर है और उसमें हर वीक में 2 सेंटीमीटर का इजाफा हो रहा है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए कंप्लीट द सीक्वेंस। हमने ये सीक्वेंस हमें दी गई है, इसमें कि जो प्लांट है उसकी हाइट फर्स्ट वीक में कितनी होगी, सेकंड वीक में कितनी होगी और थर्ड वीक में कितनी होगी। एक हमने ये फाइंड आउट करना है। दूसरा हमने फाइंड करना है बी में, हाउ टॉल विल द प्लांट बी आफ्टर 3 वीक्स, के 3 वीक्स के बाद उस प्लांट की हाइट कितनी होगी। ठीक है, और सी पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है, आफ्टर हाउ मेनी वीक्स विल द प्लांट बी 27 सेंटीमीटर टॉल, तो प्लांट की हाइट कितने हफ्तों बाद 27 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए है। हमने ये सीक्वेंस कंप्लीट करनी है। जो प्लांट है शुरू में उसकी ऊंचाई थी 17 सेंटीमीटर, ठीक है, और वो हर वीक 2 सेंटीमीटर उसमें इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो उस बेस पे अब हमने ये सीक्वेंस कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो शुरू में उसकी 17 है, तो फर्स्ट वीक में कितनी हो जाएगी, 17 में हम 2 सेंटीमीटर ऐड कर लेंगे, तो ये 17 का हो जाएगा 19, यानी कि फर्स्ट वीक में उसकी जो हाइट हो जाएगी प्लांट की वो हो जाएगी 19। सेकेंड वीक में इसमें हम 2 और ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, और थर्ड वीक में हो जाएगी
2 हम इसमें मज़ीद ऐड करेंगे तो 21 प्लस 2 हो जाएगा 23 सेंटीमीटर। तो थर्ड वीक में जो प्लांट की हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 23 सेंटीमीटर। तो ये हमने सीक्वेंस कंप्लीट कर लिया है और ये सोल्यूशन पार्ट ए का। जी तो अब बी पार्ट है क्वेश्चन 9 का कि हाउ टॉल द प्लांट विल ग्रो आफ्टर 3 वीक्स, कि 3 वीक के बाद जो प्लांट है वो कितना ग्रो करेगा, उसकी कितनी हाइट हो जाएगी। तो हमने ये ऑलरेडी फाइंड आउट किया है कि थर्ड वीक में जो प्लांट की हाइट होगी वो 23 सेंटीमीटर होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सोल्यूशन हो जाएगा पार्ट बी का। अच्छा जी, अब पार्ट सी में है कि आफ्टर हाउ मेनी वीक्स विल द प्लांट बी 27 सेंटीमीटर टॉल। ठीक है, कि कितने वीक के बाद प्लांट की हाइट 27 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हमें ये मालूम है कि जो प्लांट है शुरू में उसकी हाइट थी 17 सेंटीमीटर और हर वीक उसमें 2 सेंटीमीटर का इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो देखें ये स्टार्टिंग में 17 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट वीक में क्या हो गया 19 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो गई प्लांट की। सेकेंड वीक में हो जाएगी 21, थर्ड वीक में हो जाएगी 23, हम 2 सेंटीमीटर ऐड करते जा रहे हैं। और फोर्थ वीक में हो जाएगी 25 और फिफ्थ वीक में हो जाएगी 27। तो इस तरह फिफ्थ वीक में जाके प्लांट की हाइट कितनी हो जाएगी 27 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे सो प्लांट will be 27 centimeter tall after 5th week। ठीक है, तो ये सोल्यूशन पार्ट सी का। क्वेश्चन नंबर 10 है इब्राहिम सॉल्व 5 क्वेश्चन ऑफ एन एक्सरसाइज इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन 20 मिनट। इब्राहिम जो है मैथमेटिक के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 20 मिनट लेता है। 7 क्वेश्चन इन 30 मिनट, जबकि 7th क्वेश्चन वो सॉल्व करता है 30 मिनट में। 9 क्वेश्चन इन 40 मिनट, 9 क्वेश्चन वो सॉल्व करता है 40 मिनट में। व्हेन विल ही सॉल्व 13 questions and 15 question if this pattern continued। तो अगर वो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व करता रहे तो वो 13 क्वेश्चन कितने टाइम में सॉल्व करेगा और 15 क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लेगा। ऑल्सो कन्वर्ट द टाइम इनटू आवर एंड मिनट। और हम जो टाइम फाइंड आउट करेंगे ये 13 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो जितना टाइम लेगा और 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो जितना टाइम लेगा, तो वो टाइम हमने मिनट से कन्वर्ट करना है आवर्स में। ठीक है, अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 है इब्राहिम जिस टाइम फ्रेम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है वो मैंने लिख दिया। ये हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है कि इब्राहिम ने पहले 5 क्वेश्चन किए 20 मिनट में, फिर 7 क्वेश्चन किए 30 मिनट में, 9 क्वेश्चन किए 40 मिनट में। तो इब्राहिम जब 13 क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो कितना टाइम उसके लिए लेगा और फिर 15 क्वेश्चन जब सॉल्व करेगा तो उसके लिए कितना टाइम लेगा। तो देखें अगर आप इसको नोटिस करें तो ये 5 उसके बाद 7 2 यानी कि 2 क्वेश्चन का डिफरेंस आ रहा है। तो यानी कि तो इसका मतलब है कि इससे जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर आएगा, नेक्स्ट जो इब्राहिम क्वेश्चन सॉल्व करेगा 11 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वो 11 सॉल्व करेगा। कितने टाइम में करेगा, देखें वो हर जो 2 क्वेश्चन के लिए जो टाइम ऐड हो रहा है वो 10 मिनट हो रहा है। 20 में 10 ऐड करें 30 हो जाता है। फिर उसने आगे 2 क्वेश्चन किए तो मजीद उसने 10 मिनट लिए, यानी कि वो हर 2 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट ले रहा है। तो जब 9 से 11 पे जाएंगे मजीद 2 क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो यहाँ पर मजीद वो 10 मिनट लेगा, तो ये 50 हो जाएंगे, 50 मिनट हो जाएंगे। अब वो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करेगा यानी 11 से 13 पे जाएगा तो मजीद 10 मिनट लेगा, तो ये 60 हो जाएंगे मिनट। ठीक है, 60 मिनट हो गए। और अब मज़ीद जब 2 क्वेश्चन सॉल्व करेगा यानी कि 13 में 2 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा। 15 क्वेश्चन वो सॉल्व करेगा तो यहाँ पे मज़ीद 10 मिनट ऐड हो जाएंगे, तो यानी कि 15 क्वेश्चन वो सॉल्व करेगा 70 मिनट में। ठीक है, तो ये 2 वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी कि इब्राहिम जो है 13 क्वेश्चन करेगा 60 मिनट में और 15 क्वेश्चन के लिए वो टाइम लेगा 70 मिनट। ठीक है, ये तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि ऑल्सो कन्वर्ट टाइम इनटू आवर एंड मिनट,
कि ये जो हमने टाइम फाइंड आउट किया है उसके 13 और 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसको हमने कन्वर्ट करना है आर में। ये क्योंकि मिनट्स में यहाँ पे टाइम दिया गया है तो हम इसको आर में कन्वर्ट करेंगे। तो 13 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहा है 60 मिनट में। तो हम लिख सकते हैं टाइम टेकन फॉर 13 क्वेश्चन, ये हो जाएगा 60 मिनट। और इसको जब हम आर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो ये हो जाएगा 1 आवर। ठीक है, ये हो गया। और अब हमने जो 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितने मिनट लिए हैं उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं आर में। तो हम लिखेंगे टाइम टेकन फॉर 15 क्वेश्चन, तो ये 17 मिनट है। इसका मतलब है कि 1 आवर 1 घंटा प्लस 10 मिनट। ठीक है, तो ये हमने इन मिनट्स को कन्वर्ट कर दिया है आर में। ठीक है, ये है सॉल्यूशन इसके सेकंड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ कंपनी यूज्ड 10 कार्टन्स टू पैक बॉल्स। ठीक है, एक कंपनी में कुछ बॉल्स पैक किए गए, उसके लिए 10 कार्टन यूज किए गए। इफ अगर उस कंपनी ने पहले कार्टन में 20 बॉल पैक किए, 25 कार्टन इन द सेकंड कार्टन, दूसरे कार्टन में 25 बॉल पैक किए, 30 बॉल इन द थर्ड कार्टन और तीसरे कार्टन में 30 बॉल पैक किए, एंड दिस पैटर्न कंटिन्यूड, और बाकी जो कार्टन है इसी पैटर्न पे पैक किए गए, देन फाइंड। तो अब हमने क्या फाइंड करना है? नंबर 1, द नंबर ऑफ बॉल इन द 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th कार्टन। तो हमने 10 कार्टन तक जो है कितने कितने बॉल पैक किए गए हैं वो हमने फाइंड करने हैं। नंबर 2, हाउ मेनी बॉल्स आर देयर ऑल टुगेदर इन 10 कार्टन। तो इन तमाम 10 कार्टन में कितने टोटल बॉल को पैक किया गया है। और नंबर 3 है, द कॉस्ट ऑफ ऑल बॉल्स इफ द प्राइस ऑफ अ बॉल इज ₹18। तो हमने सब जितनी बॉल्स हैं उनकी कॉस्ट निकालनी है, उनकी प्राइस निकालनी है, और हमें एक बॉल की प्राइस बता दी गई है, वो है 18 रुपए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 है। जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि कंपनी ने जो 10 कॉटन पैक की है उसमें जो पहले कॉटन में नंबर ऑफ बॉल डाली गई वो थी 20। ठीक है, दूसरे कॉटन में 25 बॉल्स पैक की गई और तीसरे कॉटन में 30 बॉल पैक की गई। तो हमने बाकी कॉटन में कितनी बॉल पैक हो रही हैं वो हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे सीक्वेंस में डिफरेंस देखें तो 5 का डिफरेंस आ रहा है। 20 में 5 ऐड हुआ तो 25 हो गया, और 25 में 5 ऐड हुआ तो 30 हो गया। तो जो 4th कॉटन है उसमें नंबर ऑफ बॉल आ जाएगी, हम 30 में 5 ऐड करेंगे तो 35। इसी तरह 5th में आ जाएगी 40, अब हम 5 ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, 6 में 45, 7th में 50, जो 8th नंबर कॉटन होगा उसमें हो जाएगा 55, और 9th नंबर वाले कॉटन में आ जाएंगी 60 बॉल, और 10th वाले कॉटन में आ जाएंगी 65 बॉल। तो ये हमने 5 ऐड करके ये सीक्वेंस कंप्लीट कर लिया है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है क्वेश्चन 11 का, कि हमने फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी बॉल्स आर देयर ऑल टुगेदर इन 10 कॉटन, कि ये 10 कॉटन में टोटल बॉल कितनी पैक हुई हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स इन 10 कार्टन्स। तो हम ये सारी जो नंबर ऑफ बॉल जो यहाँ पे दी गई है उनको हम ऐड कर लेंगे। तो इनको हम अब ऐड कर लेंगे, हम लिख लेंगे 20 + 25 + 30 + 35 + 40 + 45 + 50 + 55 + 60 + 65।
तो ये सब जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 425 बॉल्स, ठीक है। तो टोटल जो बॉल्स पैक हुई हैं 10 कार्टन्स में वो है 425। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है। हमने प्राइस ऑफ ऑल बॉल फाइंड आउट करनी है, जबकि एक बॉल की प्राइस हमें बताई गई है कि 18 रुपीज़ है, ठीक है। तो अब 425 बॉल की प्राइस निकालने के लिए हम प्राइस ऑफ 425 बॉल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एक बॉल की प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 425, जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है उसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हम चेक करते हैं 18 इंटू 425, तो ये हो जाएगा 7650, ये हो जाएगा ₹7650। तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 3 का।